जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोग ने चक्रवृद्धि ब्याज पर पूरी चर्चा की थी और चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी फार्मूले थे वो बता दिए गए थे। पहले उसका बेसिक फार्मूला और उसी से कैसे और सपोर्टिंग फार्मूले आए हैं वो भी आपको क्लियर करा दिया गया था और उस पर जितने भी प्रॉब्लम्स और उसके जितने भी टाइप्स हैं वो सब बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया था। आज हम पॉपुलेशन के ऊपर यानी जनसंख्या के ऊपर प्रतिशत में बात करेंगे। जनसंख्या के ऊपर जैसे किसी कस्बे की जनसंख्या दे दी जाती है, उससे पहले उसकी क्या जनसंख्या थी, कुछ साल पहले या कुछ साल बाद क्या जनसंख्या थी, घट रही है या बढ़ रही है, ये जितना भी है जनसंख्या का थ्योरी वो सब आपका जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट पे ही निर्भर करता है। जो चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट है उसी पर इसका थ्योरी निर्भर करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज में आप कोई मूलधन लेते थे तो अगले साल वो बढ़ गया ब्याज मिल करके, फिर उसके अगले साल जो बढ़ा हुआ अमाउंट है अब उस पर ब्याज ज्ञात किया जाता था। यानी साल दर साल ब्याज क्या होता था, एक दर से बढ़ता था। वैसे ही जनसंख्या में क्या है कि एक बार जो जनसंख्या वर्तमान में जो है वो अगले साल बढ़ गई और उसके अगले साल अगर वो बढ़ती है तो जो बढ़ी हुई जनसंख्या थी उससे बढ़ेगी, उसके दर से बढ़ेगी। यानी कि वर्तमान में जो है उससे नहीं बढ़ेगी, यानी साल दर साल जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। यानी इसमें भी साल दर साल वृद्धि हो रही है। जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है वह किसी एक ही नंबर पे बार बार नहीं बढ़ रही है। एक नंबर पे एक साल बढ़ गई, फिर जो दूसरा नंबर या दूसरा फिगर है फिर उस नंबर से वो अगले साल फिर बढ़ेगी। तो ये होता है कॉन्सेप्ट चक्रवृद्धि ब्याज का। ब्याज पे ब्याज या साल दर साल ब्याज मिलना, या फिर आप कह सकते हैं जनसंख्या का भी कॉन्सेप्ट वही है। तो आइए हम लोग जनसंख्या पे प्रश्न शुरू करते हैं। तो इसी का जो एक फार्मूला है उसे हम पहले लिख लेते हैं। क्या है फार्मूला? A = P 1 + R/100, यही होता है ना, टू पावर T। उसमें क्या होता था, A मिश्रधन था, P मूलधन था। पिछली वाली क्लास आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से उसमें समझाया गया। इसमें हम कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, अब सीधे कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो चुका है। अब उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये सारा जनसंख्या का पॉपुलेशन का प्रॉब्लम। तो अब हम उसे सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो यह फार्मूला था आपका चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्रधन का, और इसी को A में से P को घटाते थे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे P को हम मान लीजिए, जो P पहले प्रिंसिपल था उसको हम मान के चल रहे हैं कि अब वो पॉपुलेशन में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? तो पॉपुलेशन में, P फॉर पॉपुलेशन। अब ये P फॉर पॉपुलेशन हमने मान लिया। तो चलिए पहला प्रश्न में, अब देखिए प्रश्नों में जो जनसंख्या के प्रश्न है उसमें दो शब्दों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। नंबर्स जो दिया उसके साथ तो कैलकुलेशन किया जाएगा, जो फिगर दिया उसके साथ कैलकुलेशन होगा, जो फार्मूला हमें लगाना होगा। लेकिन हमें प्रश्नों में दो शब्द पे यह ध्यान देना है। जैसे इस प्रश्न में देखिए यह दिया ना 5% दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी यह देखना होता है कि जनसंख्या जो है वो बढ़ जाती है कि घट जाती है। तो यहाँ पे क्या दिया है, बढ़ जाती है। पहला शब्द यह देखना है कि बढ़ रही है कि घट रही है। दूसरा शब्द कि क्या पूछा है, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछा है कितनी है या बाद की जनसंख्या कितनी है। तो इसमें पूछा है पूर्व की जनसंख्या, यानी समय जो दिया है उससे पहले का पूछ रहा है या उसके बाद का पूछ रहा है। और दर जो दिया है उस दर से वृद्धि हो रही है या उसमें कमी हो रही है, यानी बढ़ रहा है या घट रहा है। यानी हमें दो शब्दों पे क्या ध्यान देना है। तो पहला हो गया कि पूर्व दिया है, पूर्व पूछ रहा है या बाद पूछ रहा है। और दूसरा हो गया कि बढ़ रहा है या घट रहा है। देखिए दोनों शब्दों से ही आप सारे फार्मूले आपके आ जाएंगे, और किताब में आपके पास कई फार्मूले दिए हैं तो वो सारे फार्मूले नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट पे जाइए और एक ही फार्मूला से सब कुछ आपका निकल जाएगा, ठीक। तो पूर्व या बाद का दिया है, एक चीज आपको याद रखना है, यह फार्मूला यही है, ठीक। अब उसमें पूर्व का दिया है, यानी पूर्व का अगर पूछ रहा है, इसमें अगर आपका पूर्व का पूछ रहा है, जैसे इस प्रश्न में पूछ रहा है ना 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी है, तो दिया क्या होगा, वर्तमान का दिया होगा, वर्तमान का दिया होगा। तो यह जो होता है A, इसमें यह समझिए अगर इसको P पॉपुलेशन मानते हैं तो A फॉर आफ्टर। तो इसका मतलब यह हो गया कि P जो है वर्तमान का है, वर्तमान का पॉपुलेशन है, और A फॉर आफ्टर यानी ये बाद का पॉपुलेशन है। A फॉर आफ्टर यानी ये बाद का पॉपुलेशन है। इसको यूं मान के चलिए, अब इस फार्मूले को अब इसके हिसाब से हम बता रहे हैं। तो ये वर्तमान का पॉपुलेशन और ये बाद का पॉपुलेशन हो गया। अगर बाद वाला पूछ रहा है तो बाद वाला पूछ रहा है तो ऐसी स्थिति में इसको वर्तमान का कहेंगे और ये बाद वाला हो जाएगा। तब इसमें जो है आपका हमने ये बताया ना कि अगर बाद का पूछ रहा है तो P हो गया वर्तमान, ठीक, और A हो गया बाद का, पहला चीज ये समझ लीजिए। और अगर इसका पूछ रहा है, पूर्व का पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो पूर्व का अगर पूछ रहा है
तो हम इसको जो है पूर्व का कहेंगे। तब ऐसी स्थिति में इसको पूर्व का कहेंगे, और यह इसके बाद ही हमेशा ए जो आफ्टर कहलाएगा ना, तो पूर्व के बाद ही ना होगा, तो पूर्व के बाद वर्तमान। अब यह वर्तमान है, यानी वर्तमान में कुछ दिया होगा उसके पहले का पूछेगा तो यह पी फॉर पूर्व यह हो जाएगा, और ए फॉर आफ्टर का तो यह वर्तमान रहेगा। यानी पूर्व का अगर पूछ रहा है तो पी जो होगा आपका वह पूर्व का हो जाएगा। पूर्व का अगर पूछ रहा है तो पी को पूर्व का मानेंगे और ए को वर्तमान मान लेंगे। अभी आपको यह कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल करके हम बता दिए हैं, लेकिन अभी इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि अभी प्रॉब्लम नहीं लगवा रहे हैं। तो प्रॉब्लम जैसे लगवाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको नोट जरूर कर लीजिए, तभी आप 2-3 प्रॉब्लम के बाद इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। अब बढ़ना और घटने का क्या मतलब होता है इसको समझिए। क्वेश्चन में दिया बढ़ रहा है, ठीक, तो बढ़ रहा है का मतलब जो आप फार्मूला यूज करते हैं 1+ यानी कि R/100 जो लिखते हैं, तो इसका मतलब 1 से ये बढ़ रहा है, 1+ है यानी प्लस है यानी बढ़ रहा है। और घटने के लिए क्या हो जाएगा, यानी अगर घट रही है जनसंख्या, बढ़ रही है यहाँ लिखा है। अब देखिए कहीं एक क्वेश्चन में दिया होगा आपका घट रही है, जैसे ये देखिए घट रही है, तो घट रही है में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका जो है R जो है अगर एक में से घटाएंगे, एक में से घटा देंगे तो घट रही है हो जाएगा। यानी बढ़ रही है के लिए आप यह यूज कीजिए, घट रही है के लिए यह यूज करेंगे, बाकी फार्मूला ऐसे ही रहेगा। यानी फार्मूला को हमने एज इट इज बना दिया और बाकी आपको हमने बता दिया कि अगर पूर्व का पूछ रहा है तो पूर्व का पूछ रहा है तो ये P है, पूर्व का अगर पूछ रहा है तो पूर्व का पूछा तो ये जो P है उसको पूर्व का मानेंगे और A को वर्तमान मान लेंगे, ठीक। अगर बाद का पूछ रहा है तो P को वर्तमान मानेंगे और A को आफ्टर होता है तो ये बाद का मानेंगे। इतना क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें। अब इसी के आधार पर हम पहला क्वेश्चन देखिए यहीं कर दे रहे हैं, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, फिर कोई फार्मूला की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। जनसंख्या दिया हुआ है, गाँव की जनसंख्या 4410 वर्तमान, यह जनसंख्या क्या है, वर्तमान है, वर्तमान यानी, और पूर्व का पूछ रहा है, पूर्व की जनसंख्या पूछ रही है, यानी P के बारे में पूछ रहा है। इतना हम मिटा दें, ये घटना बढ़ना तो समझ गए कैसे होता है, यहीं पे हम प्रश्न ये लगा देना। तो वर्तमान, वर्तमान दिया है यानी A की वैल्यू दी है, A है वर्तमान, वर्तमान 4410, और P की वैल्यू क्या है, पूर्व, पूर्व की वैल्यू कितनी है पूछ रहा है, ठीक। यहाँ पे यही फार्मूला, A मतलब ये नहीं कि आप A मतलब मिश्रधन हो गया या कुछ, इस A को ऐसे ही हमने लिख दिया है खाली, क्योंकि आपको फार्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद आप तरीका अगर आपको पता है तो उसको आसानी से लगा भी सकते हैं। तो अब P की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, P की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, P का पूर्व पूछा कितनी है तो ज्ञात करनी है। R कितना है 5%, बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है यहाँ लिख दीजिए। समय कितना पूछा है 2 वर्ष पहले का, ये पूर्व के बारे में ना, तो 2 वर्ष पहले का यानी T मतलब 2। अब हम इसमें इसको फीड कर दीजिए, इस जगह इसको पुट कर दीजिए जितनी वैल्यू है, तो यहाँ पे 4410 इक्वल टू P की वैल्यू हमें P ही मानिए, और यहाँ पे 1+ R का मतलब 5 हो गया बटे 100 हो गया, और पे पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर, क्यों T = 2 है तो स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 100 5 से इसको कर देंगे 1/20, 5% जब भी होता है वो भिन्न में 1/20 होता है, और उसमें 1 जुड़ेगा तो 21/20, तो 21 और गुणे 21, क्योंकि 2 बार करना है, और ये P है, ठीक। यहाँ 4410 और यह 21/20 जब ये इधर जाएंगे तो ठीक इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी 20/21 हो जाएगा, P ये हो जाएगा, यानी 4410 और ये 20/21 और यह 20/21। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 21 21 441 होता है, और यह दिया 4410 यानी 10, यह इसको काट देगा, ये 10 आ गया यहाँ पे, और 10 गुणे 2 दूनी 4 यानी 400, यानी ये कितना हो गया 4000 हो गया। ये कितनी संख्या आ गई आपकी 4000 आ गई, ये 4000 यानी 2 वर्ष पूर्व। इसको A ना लिखिएगा फिर, या इसको P जो आया है इसका मान आया 4000, P जो आया इसका मान आया 4000 मान आया, यानी कि 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी, 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी वो क्या थी 4000, ठीक। तो ये इस तरीके से हो गया। अब आपको समझ में आ गया पूर्व का मतलब क्या होता है। जब पूर्व का पूछ रहा हो तो P को पूर्व का मानेंगे, और जब बाद का पूछ रहा हो तो बाद मतलब A फॉर आफ्टर, यानी A इसको मान लेंगे आफ्टर बाद का। बस इतने से ही आपको क्वेश्चन में जितने भी तरीके से घुमाया गया है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट से ही। दूसरे में देखिए, यदि किसी शहर की आबादी, अब इसी को हम कर लेते हैं, ये बाद वाला भी कर लेते हैं, घट रहा है बाद वाला है कि पूर्व वाला।
तो इसमें घट रही है संख्या, तो घट रही है तो कितनी घट रही है, 10% की दर से। ठीक, R इक्वल टू क्या हो गया, 10% की दर से घट रही है, घट रही है। और घट रही है के लिए हम क्या कर देंगे, यहीं प्लस की जगह यहाँ माइनस कर देंगे। अब यहाँ माइनस का साइन यूज करेंगे। फिर उसके बाद आपका जनसंख्या क्या दिया, वर्तमान में 50,000 और बाद का पूछ रहा है, बाद का पूछ रहा है। और बाद यानी आफ्टर का पूछ रहा है, आफ्टर यानी ए का पूछ रहा है, यहाँ ए की जगह पूछ रहा है ये। और पी वर्तमान हो गया, तब पी वर्तमान कितना दिया, 50,000, पी वर्तमान 50,000 दिया है। और कितने साल बाद का पूछ रहा है, तो 2 वर्ष बाद। तो टी इक्वल टू कितना दिया, टी दिया 2 वर्ष बाद, यानी 2 हो जाएगी। अब ये देखिए यही वैल्यू आई, ये आपने निकाल दिया, फट से पुट कर लीजिए। यानी ये आफ्टर जनसंख्या क्या होगी, आफ्टर पॉपुलेशन क्या होगा उसका, तो आप देखिए पी का मान कितना है, 50,000। 1 माइनस आर घट रहा है इसलिए माइनस किया, आर का वैल्यू 10/100 पे स्क्वायर, सिंपल 1/10। तो यही ऊपर वाला वृद्धि या कमी होती है, तो 10 में से 1 घटा देंगे, 9, 9/10, यानी 9/10 का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे, 9/10 गुणे 9/10, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 500 आया। और यहाँ 500 लिखेंगे, 9 9 81 लिखेंगे, 81 का 5 में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुने 5, 5 40, 405 00, यानी 40,500। यह हो जाएगी आपकी कौन सी जनसंख्या, बाद की। अब यहाँ लिख दीजिए बाद की जनसंख्या। ठीक, यहाँ सिर्फ हम आपको ए जो है आफ्टर यानी बाद की, वह याद रखने के लिए ही लिख रहे हैं। और चूंकि साइन ए आपका सीआई में होता है, इसलिए आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। और पी मतलब पूर्व, यानी अगर पूर्व का पूछ रहा हो तो पी को मानेंगे कि वो पूर्व का होगा। ठीक है, तो इससे आप आसानी से लगा लेंगे। अगला प्रश्न हम लगा लेते हैं, तीसरा देखिए क्या है। यह देखिए, यदि किसी शहर की आबादी 5,60,000 तो जो बढ़ करके इतनी हो गई, तो इस शहर की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। अब ये जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है। ठीक, क्या पूछ रहा है इसमें पूछा है जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि इसमें कोई ये नहीं पूछ रहा है कि बाद में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, इस दर से बढ़ रही है तो 2 साल पहले क्या जनसंख्या थी, तो इस तरह से नहीं पूछा। इसमें वृद्धि दर पूछ रहा है, नहीं परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। इसमें आप सीआई के लिए ना घूमिएगा, इसमें सीधे आप लगा देंगे, दोनों संख्या दी गई है, यानी कि यह 5,60,000 पहले थी, ठीक है, और बढ़ करके कितनी हो गई, यह पहले थी और बढ़कर कितनी हो गई, ठीक है, और बढ़कर हो गई आपकी 7 लाख। अब इसमें हमें पूछ रहा है कि बताइए वृद्धि दर क्या थी, तो आपको इन दोनों की तुलना करके बताना है कि इससे यह कितना बढ़ गया, किस दर से यह बढ़ा। ठीक है, इस संख्या से यह किस दर से बढ़ा, यह आपको बताना वृद्धि दर। तो हमने आपको तुलनात्मक अध्ययन वाले में जब इसका परसेंटेज का हम आपको बताया, तो तुलनात्मक अध्ययन में आपको अच्छे से बताया था कि वृद्धि दर या कमी दर कैसे निकाला जाता है, 2 संख्याओं की तुलना करके। तो उसमें आपको मैं बताया था कि जैसे मान लीजिए 100 है, 60 से कितना कम कितना ज़्यादा पूछता था, तो 60 से कितना ज़्यादा। आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, नहीं देखेंगे तो तभी क्लियर होगा। तो कितना ज़्यादा, तो 60 से पूछता था, तो जिससे पूछता था उसको नीचे लिखते थे, और फिर कितना पूछ रहा है तो 100 में 60 को घटा देंगे, डिफरेंस ऊपर लिखते थे, और ये गुणे 100 कर देते थे। आपको परसेंटेज पता चल जाता था कितना ज़्यादा है। इसी तरह से इसमें भी लगाएंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, तो क्या आएगा, 7 लाख में से 5,60,000, आप इसका डिफरेंस निकाल दीजिए। बटे किससे, तो इससे ना, इससे ही तो बढ़ करके इतना हो रहा, तो कितना बढ़ा, तो 5,60 आप नीचे लिख दीजिए। हम जल्दी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपका ये प्रॉब्लम के बाद हमें अभी आपको और कवर कराना है, इसे पास और फेल भी कराना है कि उसके कौन कौन से किस तरह के टाइप्स आते हैं, तो इसलिए, और आपका एग्जाम भी बहुत करीब है, इसलिए थोड़ा ध्यान दे करके इसको समझिए। 7 लाख में से 5,60 गया तो कितना हो जाए, 60 का 40 और 1,40,000 ये आया। हाँ, अब ये डिफरेंस आपका आ गया, और यहाँ पे आपका गुणे 100 होता है, तभी ना परसेंट में चेंज होगा। अब ये देखिए 5,60 यहाँ था, ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो कट गया, 14 ऊपर है और गुणे 100 यहाँ कर ही दीजिए। 14 ऊपर है, 14 चौका 56, यानी 1/4 हो गया, गुणे 100 है, गुणे क्या है, ये 100 है, तभी तो ये प्रतिशत में चेंज हो गया, यानी 25%। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 25%। आंसर आपका क्या आ गया, 25%। तो ये इसमें आपने सीआई का नहीं, इसमें वृद्धि दर और कमी दर का जो हमने तुलनात्मक अध्ययन बताया था, उसमें प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, तो उससे आपने निकाल दिया कितने परसेंट दर से ये बढ़ रही है।
अब इसमें देखिए 3 प्रॉब्लम हो गए। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या इतनी थी जो लगातार 3 वर्षों में बढ़ रही, तो अगर आप सीआई वाला देखे होंगे तो उसमें एक हमने बताया था, अगर दर जो है R1, R2, R3 है जो कि T1, T2, T3 टाइम के हिसाब से क्रमशः बढ़ रहा है या घट रहा है जो भी है, तो उसमें हमने आपको बता दिया था P1 + R1/100 पावर T1 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 + R2/100 पावर T2 मल्टीप्लाई 1 + R3/100 पावर T3। तो इस तरीके से हमने यह बताया था कि ऐसे यह होगा, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। तो यही आपको इसमें करना है। तो इसी तरीके से आपको इसमें करना है, क्योंकि अलग अलग दर दिया है, अलग अलग समय दिया है। समय सबका एक ही वर्ष दिया तो सबको सब पे पावर 1 हो जाएगा, और अलग अलग दर दिया है तो अलग अलग दर हम सब पे लगा लेंगे। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए P की वैल्यू यानी 40,000, ठीक है, और कितने दर से बढ़ रही है, तो कस्बे की जनसंख्या क्या होगी बाद में। तो बाद में मतलब इधर वाला ही पता करना है। पूर्व और बाद आपने देख लिया, बढ़ रही है तो प्लस लगाएंगे। 2 चीज़ हो गया ना। एक तो ये पूछ कब कर रहा है, तो पूछ रहा है कि कस्बे की जनसंख्या क्या होगी बाद का, यानी बाद वाला इधर होता ना ए वाला, तो इधर वाला हो गया। फिर पूछ रहा है कि कितने % ये सब बढ़ रही है, तो बढ़ रही है हमने दोनों शब्दों को देख लिया। अब हम सॉल्व करें तो बढ़ रही है तो प्लस हो गया, तो 1 प्लस पहला है 5% तो बटे 100, दूसरा है चूंकि पावर 1 है इसलिए एक पावर ऐसे ही रहेगा, फिर 10 है 1 + 10/100, फिर 15 है तो 1 + 15/100। अब आपको अगर पता है प्रतिशत में हमने आपको बताया है प्रतिशत और भिन्न के बारे में कि 5% है तो 1/20 होता है, 10% है तो 1/10 होता है, 15% है तो कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। तुरंत हो जाएगा, आपको तुरंत बताना है ये चीज़। क्यों? क्योंकि हमने सारे भिन्न आपको अच्छे समझा दिया है कि 20 वाला भाग अगर होता है नीचे तो कैसे होता है, 5 के टेबल में होता है। तो अगर ये 5 दिया 15 होता है तो 1/20 है तो 3/20 हो जाएगा, ठीक, उसको जरूर देखिएगा। अब इसमें देखिए तो वही हम लिखने जा रहे हैं। अब 40,000 ये लिख दिया। अब देखिए ये 1/20 था तो 20 में 1 बढ़ा तो 21/20। अब यह देखिए 1/10 था, 10 में 1 बढ़ेगा तो हम क्या लिखेंगे 11 होगा तो 11/10। इसमें देखिए 3/20 था तो 20 में कितना बढ़ा 3 बढ़ा तो 23/20, यह हो गया, यह हमने लिख दिया। अब इसको आपस में देखिए कट रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो 3 जीरो तो आप पहले काट देंगे 3 जीरो से, फिर 2 दूनी 4 1 4, 4 से कटा तो 10 आ गया, ठीक, यानी ये सब कट गया और ये ऊपर आ गया 10 आ गया, ठीक। अब ये देखिए 21, 11 और 23 का आपस में गुणा करना है तो 11 3 33 और 11 दूनी 22, 22 3 25 गुणे 21 और गुणे 10, ये भी तो है ना। तो अब देखिए इसमें 21 का भी गुणा कर दिया, 21 21 63 का 6 बचा, 21 25 105 6 111 11 हुआ, 21 दूनी 42 42 11 53 और ये जीरो था तो यहाँ लग गया। तो यह आ गया आपका जनसंख्या क्या आ गई, यह आ गया इसकी। तो कस्बे की जनसंख्या क्या होगी तो 53,130 होगी। देख लीजिए इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लिए। अब अगले में देखिए क्या दिया है, किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है। मशीन का अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन किसे कहते हैं, मूल्य का घटना, मूल्य का कम होना, उसे अवमूल्यन कहते हैं। मूल्य अगर कम होते जा रहा है किसी का तो उसका अवमूल्यन हो रहा है। जैसे हम ही लोग हैं, अगर युवा हैं तो हमारी दक्षता अधिक होगी, हमारी कैपेसिटी अधिक होगी, हमारी एफिशिएंसी अधिक होगी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है तो हमें काम करने की कैपेसिटी क्या होती है, कम होने लगती है, ठीक, कम होने लगती है। तो उसी तरीके से मशीन अगर कोई नई हम खरीदते हैं, कोई नई मशीन अगर लेते हैं तो उसकी अपनी अलग एफिशिएंसी होती है, 100% एफिशिएंसी है, 100% उसकी कैपेसिटी है काम करने की, ठीक। तो मशीन जो नई है उसकी तो दक्षता बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे उसका यूज होने लगता है साल दर साल उसकी क्या होती है, साल दर साल, और साल दर साल शुरू से हम बताते आ रहे हैं वो सीआई का कॉन्सेप्ट है। तो यानी यह भी जो क्वेश्चन होगा मशीन के अवमूल्यन का वो अभी इसी के बेस पे ही लगेगा, क्योंकि साल दर साल इसका अवमूल्यन हो रहा है। तो देखिए कैसे होगा। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, प्रॉब्लम को कैसे। देखिए 10% का आर है, आर क्या दिया है 10% की दर से उसका मूल्य घट रहा है, और ये दिया 3 वर्षों में मशीन की कीमत जो है, यदि 3 वर्षों में मशीन की कीमत इतनी रह जाती है तो पूर्व, ये देखिए कितने वर्ष पूर्व, ये पूर्व का कीमत पूछ रहा है। यानी जो फार्मूला हमारा था अगर यही लिख देते हैं, ठीक, और चूंकि क्या लिखा है कि दर से अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन का मतलब घटना, घट रही है, तो घट रही है यानी यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे,
ठीक। फिर पावर टी है ही है, टी का मान कितना है 3 वर्ष दिया है तो 3 वर्ष लिख देंगे। फिर उसके बाद इसका 10% दिया ही है। मशीन की कीमत दी है 2,91,000, 2,91,600 यह दिया है कीमत। अब हम ये बताइए ए है कि बी है। तो जब पूर्व का पूछता है, ठीक है, पी फॉर पूर्व यानी इसके बारे में पूछ रहा है, यानी ए का मान दिया है यानी ए यह हो गया, ए आपका यह हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। तो चलिए फार्मूला में फीड करते हैं वैल्यू को। पी का मान नहीं दिया है, ए का मान दिया है, तो ए की वैल्यू हम लिख 2,91,600, ठीक। अब पी की वैल्यू दी नहीं है और 1 माइनस आर का मान 10 है अपॉन 100 और टी का मान कितना है 3 है तो 3 लिख दिया, क्यूब हो गया। अब इसमें देखिए 100 में से, अब देखिए अगर हम इसको 10/100 को 1/10 लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वृद्धि या कमी है, तो कमी चूंकि घट रहा है तो कमी है, तो 10 में से 1 कम कर देंगे, 10 में से 1 कम कर देंगे 9 आएगा। तो यानी हम सीधे लिखते हैं इसको 9/10 गुणे 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे 9/10 गुणे 9/10 और गुणे कितना है ये पी है। अब और आइए इसमें आप देखिए, अब यह सारी वैल्यू जितनी है ये सारी वैल्यू क्या होगी, उधर जाएगी तो पलट जाएगी, उधर जाएगी तो इन्वर्स हो जाएगी, पलट जाएगी। तो P इक्वल टू ये 9/10 का 10/9 हो जाएगा, 2,91,600 गुणे 10/9, 3 बार है तो 10/9, 10/9। अब ये देखिए क्या ये 9 से कट रहा है, 9 3 27 तो 9 दूनी 18 3 9 चौक 36 ये आ गया, ठीक है, कट गया। एक 9 से और काट दीजिए इसको तो आपका कितना आ गया, 9 3 27 5 9 6 54 आ गया। अब 3600 भी 9 से कट जाएगा, 400 आएगा, हाँ 400 और गुणे ये ऊपर वाला 1000 हो गया, 3 बार 10 गुणा हुआ तो ये कितना हो गया, 4 लाख हो गया। 4 लाख की मशीन रही होगी, यानी 3 वर्ष पूर्व जो नई मशीन थी वो 4 लाख की थी, जिसका जो है अवमूल्यन हुआ और मशीन की कीमत कितना होगी 2,91,600 होगी। तो चलिए अब इसके बाद जो मशीन वगैरह भी हमने बता दिया आपको, अब हम प्रॉब्लम करते हैं सीधे पास और फेल विद्यार्थियों के ऊपर। अब हम परीक्षा से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं, जो टाइप्स आते हैं, उस पर प्रॉब्लम्स देख लें, जिसमें पास या फेल और या फिर पूर्णांक में कितना प्राप्तांक है, कितना प्रतिशत उसने अंक प्राप्त किया है, ये सारी चीज़ें दी हुई थी। जैसे पहले प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न जो ये टाइप बता रहा है कि सभी विषयों में कितना अंक प्राप्त किया है, उसका प्रतिशत कितना है, जितना भी अंक प्राप्त किया है उसका प्रतिशत क्या है, ठीक। तो देखिए सभी अंक क्या है, पूर्णांक उसका देख लीजिए, 100 100 100 3 हो गया, 104 और 105, यानी 5 विषयों के बारे में दिया है, यानी पूर्णांक उसका क्या हो गया, पूर्णांक आप देखिए 100 गुणे 5 यानी 500 पूर्णांक हो गया। और प्राप्तांक उसका क्या है, तो प्राप्तांक अलग अलग विषयों का आप टोटल कर लीजिए। जैसे दिया है इसमें 80, ठीक, इसमें कितना दिया है 75 और इसमें कितना दिया है 60, अगले में 40, फिर 65, 1 2 3 4 5 5 हो गया, अब नहीं दिया है तो देखिए 5 5 10 9 7 16 6 22 4 26 6 32 320, यानी 500 का उसका पूर्णांक है, 320 उसने प्राप्तांक हासिल किया है। और जब पूर्णांक से इसका प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो पूर्णांक से ज्ञात करना होता है, इसलिए पूर्णांक वाले मान को हम नीचे लिखते हैं और जो प्राप्तांक है उसको ऊपर लिख देते हैं और गुणे 100 कर देते हैं, जिससे कि ये प्रतिशत में चेंज हो जाए। तो 0 से 0 ये कट गया। अब इसका 5 से काट दीजिए, 5 छक्के 30, 2 हासिल लगा 20, 5 चौका 20, यानी ये आ गया क्या 64%, 64%, यानी पहले का जो उत्तर होगा वह 64% होगा। तो एक तरीका ये हो गया, एक टाइप यह हो गया कि सभी विषयों का अलग अलग मार्क्स दिया होगा और उसका प्रतिशत पूछेगा, सीधा सा प्रश्न, सीधा सा उसका उत्तर। दूसरा देखिए तरीका क्या है, दूसरे वाले टाइप में क्या होगा कि 2 या 3 विषयों का आपस में तुलना बता देगा कि इस विषय में कितने विद्यार्थी पास हैं और इस विषय में कितने विद्यार्थी पास हैं, तो बताइए कि अगर इतने फेल हैं तो टोटल कितने विद्यार्थी पास हैं, उनका प्रतिशत क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, जो विषय दिया है, मान लीजिए अंग्रेजी दिया, उसको ई ले लें, उसको थोड़ा और नीचे लिखें नहीं तो दिख नहीं रहा होगा, उसको ई ले लें अंग्रेजी को, और गणित दिया है उसको मैथ ले लें, एम ले लिया। अब उसके बाद कह रहा है दोनों, यहाँ दोनों, यह भी जरूरी है, दोनों मतलब इन दोनों में कॉमन, ठीक है, इन दोनों में कॉमन होता है। अब आप कह रहा है पास भी दिया है,
ठीक है, कि अंग्रेजी में और गणित में इतने इतने उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास, लेकिन 20% दे दिया है फेल का, अनुत्तीर्ण है 20%, यानी फेल को भी लिख लीजिए कॉलम को। दो तरीके हम बता रहे हैं आपको, ये एक चार्ट के हिसाब से बता दे रहे हैं। तो फेल का दोनों में फेल कितने हैं, दोनों में 20% है, तो यहाँ 20% हो गया। पास में कह रहा है अंग्रेजी में कितने हैं, तो 75, ठीक, और गणित में 60, ठीक। यहाँ का तो दिया ही नहीं है, दोनों देता है तभी उत्तर निकल पाता है, जब दोनों देता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पास वाले को ना निकाल के फेल वाले में इसका देख लेंगे कि अगर अंग्रेजी में 75 पास हैं तो फेल कितने हुए 25%, इसमें 60% पास हैं तो फेल कितने हुए, 100 में से घटा दीजिए तो 40%। इसमें इतना परसेंट दिया है, इसमें इतना दिया है, ठीक है, कि ये इतने परसेंट हो गया, इतना परसेंट हो गया। लेकिन हमें यह देखना है कि दोनों का भी परसेंट अलग दे दिया है, यानी यह दोनों इसमें भी इंक्लूड है, यह दोनों जो है इसमें भी इंक्लूड है, ठीक। इन दोनों का जो यह फेल है, या फेल अगर दोनों सब्जेक्ट में है तो यानी अकेले में भी तो ये फेल हुआ, अकेले में ये भी फेल हुआ, यानी ये परसेंटेज दोनों में आता है, इंक्लूड होता है दोनों में। तो इसमें से इसको 20 को घटा देंगे और इसमें से भी इसको क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे, तो इसका अलग से वैल्यू हमें पता चल जाएगा। अभी पूर्ण वैल्यू नहीं थी, ठीक, इसकी अलग से वैल्यू पता चल जाएगी। अब कितनी आ जाएगी इसमें, तो वह देख लीजिए। तो अब इसका आ गया आपका 5% और इसका कितना आ गया 20%। तो यह है वैल्यू, यानी दोनों वाली जो भी वैल्यू दी गई होगी वह प्रत्येक में से उसको घटाएंगे क्योंकि वो इंक्लूड होगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वही अलग अलग कहलाएगी। अब ये 5 है, ये 20 है, ये 20 है, तो दोनों तीनों को आज जोड़ लीजिए, 5 20 20, यानी कितना हो गया 45%, ये 45% हो गया। ये कितना है, विद्यार्थी फेल है 45%, यानी 100% विद्यार्थियों में 45% विद्यार्थी तो फेल है। तो यानी पूछ रहा है कि परीक्षा नहीं है, पूछ रहा है कि विद्यार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, यानी पास परसेंट कितना है। तो फेल परसेंट है तो पास कितना होगा, कुछ नहीं, 100 में से आपको इसी को घटा देना है, पास का परसेंटेज आपका कितना आ जाएगा 55%, यह हो जाएगा आंसर, ठीक। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा हम आपको जो बता रहे थे, दूसरे में कुछ नहीं करना है, बस आपको एक ये सर्किल बना देना है और एक कॉमन लेते हुए, क्योंकि दोनों का भी महत्व है, ठीक, कॉमन लेते हुए एक ये बना देना है। अब इसको अगर हम इंग्लिश मान लेते हैं, इसको अगर मैथ्स मान लेते हैं, तो ये फेल विद्यार्थियों को इसलिए हम ले रहे हैं, दिया पास का है लेकिन ले रहे हैं फेल, क्योंकि दोनों वाले पे ही देखते हैं किसका दिया है, तो फेल में दिया है दोनों, ठीक, दोनों वाला जो प्रतिशत है वो फेल वाले कॉलम में दिया है, तो दोनों वाला पहले लिख दे फेल में 20%। अब 75% विद्यार्थी पास है अंग्रेजी में, तो 25% फेल है, तो 25% फेल है जिसमें से 20% तो इसमें चले गए दोनों वाले में कॉमन में, तो 5 बचे। अब 40% मैथ में फेल है, क्योंकि 60% पास दिया है, तो 40% मैथ में फेल है, तो 40 में से 20 घट जाएगा, क्योंकि अभी तो इसी में है, इसी सर्किल में, तो 20 अगर आ गया तो 20% इधर आ जाएगा, 40 में 20 घटाएंगे 20 ही आ जाएगा। अब ये आपको दिख रहा है, इन तीनों का टोटल कर दीजिए, 20 20 40 में 45, ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये फेल का हो गया, तो पास का क्या हो जाएगा, तो पास का हो जाएगा 100 माइनस 45 बराबर 55%, यह आ गया आपका 55%, ठीक है। अब तीसरा वाला देखिए, ये थोड़ा समझाना रहता है, इसलिए थोड़ा सा जो क्लास होती है वो लंबी हो जाती है, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, पूरी क्लास देखेंगे, तो कोई भी ऐसा चीज़, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो छूटेगा, जो जरूरी हो आपके लिए और छूट जाए, ठीक है। तो जरूरी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जितने पार्ट्स हैं वो कवर करा रहा हूँ। अब आखिरी वाला देख लीजिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 200 अंक चाहिए, ये तीसरा टाइप है, इस तरह से भी पूछ सकता है। एक विद्यार्थी अगर 30% अंक प्राप्त करता है, तो विद्यार्थी ने पाया 30% अंक, लेकिन वह 20 अंक जो है 20 अंक से फेल हो गया। जरूरी कितना था, पास होने के लिए जो जरूरी अंक था वह था आपका 200 अंक जरूरी था। अब यह 30% पाता है, लेकिन ये 20 अंक से फेल हो जाता है, तो जितने अंक से यह फेल हो गया, 30% पाता है लेकिन 20 अंक से फेल हो जाता है। जब 20 अंक से फेल हो जाता है, यानी अगर 20 अंक और पाता तो 200 अंक के बराबर हो जाता। 20 अंक से फेल होने का क्या मतलब है, 20 अंक से फेल का मतलब अगर ये 20 अंक और पाता अपने इस अंक में 30% वाले में, तो वह 200 अंक हो जाता। यानी 20 जो है वो 200 में से घटा दीजिए, तो यानी इतना ही अंक को पाया है। तो कितना पाया है, 180 अंक। अब यह 180 अंक जो है 30% के बराबर, ठीक, 30% बराबर 180 अंक है। पूर्णांक हमें पूछ रहा है, पूर्णांक मतलब 100% होता है, तो 30, तो 1% कितना हो गया, 180 बटे 30 हो गया। अब उसके बाद 100%,
पूछ रहा है कितना होगा, पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब 100%। अब ये देखिए 3 छक 18 हो रहा है कि नहीं, यानी आपका हो जाएगा 6, तो 6 के आगे 2 जीरो लगाएंगे 600, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा 600। पूर्णांक कितना है 600, ठीक है। तो यही 3-4 टाइप ऐसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अब इसके आगे हम आपको जो परसेंटेज का आखिरी टाइप रह गया था, आखिरी पार्ट रह गया था, आखिरी खंड रह गया था प्रॉफिट एंड लॉस, उसका चैप्टर शुरू करवा देंगे और उसमें परसेंटेज को भी कवर करा देंगे। हमने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट और टाइप्स बताए हैं और प्रॉब्लम्स बताए हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो, समझ में आ रहा हो, तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक जरूर करें। थैंक यू।